आज क्या पढ़ेंगे हम? संधि। संधि की सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है मेल या फिर जोड़। मेल या जोड़ को क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं। जैसे प्राचीन समय में आपने पढ़ा होगा, राजा महाराजा एक दूसरे से क्या करते थे? संधि। जहां संधि होती थी वहां युद्ध वगैरह की जो स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती थी, दोनों में क्या हो जाता था? मेल हो जाता था। तो संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? मेल या जोड़। ठीक। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि मेल या जोड़ हो वहां संधि हो, हर बार मिलना हो और संधि हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा कि इसमें मेल किसका होगा? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जब भी डेफिनेशन पूछता है तो एक वो ये कह देता है कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ये गलत है। ठीक। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन इतना भी अधूरा है। वर्णों का मेल होने के बाद उसमें विकार उत्पन्न होगा, तभी क्या होगा? संधि होगा। तो संधि की सटीक डेफिनेशन ये हो जाएगी, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। इतनी सी लाइन है परिभाषा में कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या है? संधि है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जैसे भी बताया था संधि का मतलब है मेल या जोड़। ये जरूरी नहीं है कि हर बार मेल या जोड़ हो और वो क्या हो? संधि हो। ठीक। जैसे हाथ मिलाने का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्लास में आओ, क्लास में आपने बहुत फैन फॉलोइंग बना ली अपनी। अच्छा, ये वाले भैया आ गए। कौन से भैया आ गए? जैसे मान लो ये है प्रेम सिंह, ये दोस्ती वोस्ती बहुत रखते हैं, पढ़ाई लिखाई भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे निकलते हैं जैसे मुख्यमंत्री निकलता है ना, शो करते हुए, इधर हाथ बढ़ाए इधर हाथ बढ़ाए, सबसे हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं। तो ये अपने भाव में क्या समझते हैं? अपने मन में इनके भाव है कि सभी हमारे क्या है? दोस्त है। लेकिन इन्हें पता नहीं है हाथ मिलाने वाले में सब कोई दोस्त नहीं है। जैसे हर व्यक्ति जो आपसे हाथ मिला रहा है वो दोस्त नहीं है, उसी तरह हर मेल जो हो रहा है वो संधि नहीं है। आपने जब भी कुश्ती देखी होगी, मल्लयुद्ध जिसे कहते हैं, तो कुश्ती में जब दो पहलवान आमने सामने आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिद्वंदी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि संधि, जहां मेल है वहां संधि है। जरूरी नहीं कि जो हाथ मिला रहा है वो आपका दोस्त है, वो आपका प्रतिद्वंदी भी हो सकता है। और यही सटीक उदाहरण क्लास में लागू होता है कि हर वो बच्चे जो आपसे हाथ मिलाए वो आपका क्या है? प्रतिद्वंदी है। हर एक बच्चा प्रतिद्वंदी है यहाँ, क्योंकि एक ही एग्जाम में आप सब लोग बैठेंगे और जब एक ही एग्जाम में बैठे हो तो दोस्ती कहां है? फिर तो एक दूसरे के कंपटीशन में हो ना। तो आप जो हाथ अभी मिला रहे हो वो कह रहे थे मिलेंगे एग्जाम सेंटर में, ये नहीं कह रहे कि तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कोई तुमसे हाथ मिला रहा है वो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे दोस्त हो। इससे पहले तो दोस्ती नहीं थी, दो चार लोगों को छोड़ दो जो एक गांव से होंगे या बचपन से साथ रहे हो। ज्यादातर लोग तो यही मिलेंगे क्लास में। तो जो व्यक्ति तुमसे हाथ मिला रहा है वो पता तुमसे क्या करे? इनडायरेक्टली जो समझदार है। मिलेंगे एग्जाम सेंटर में, देखेंगे कौन कितने पानी में है। और इन्हें लग रहा है कि हर दोस्त है हर कोई व्यक्ति। वो दूसरा वाला जो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, ये दोस्ती पर ध्यान दे रहे हैं, ये फैन फॉलोइंग बना रहे हैं अपनी। बोले कोई दिक्कत हो तो बताना। वो कह रहा है दिक्कत तो तुम्हें होगी जब रिजल्ट आएगा तो। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे विजय को हो रही थी। क्यों? तो जैसे हर हाथ मिलाने वाला व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकता, उसी तरह हर मेल या जोड़ क्या नहीं होता? संधि नहीं होता। अब यहां तो आपको समझ में आ गया, या तो वो दोस्त होगा या आपका प्रतिद्वंदी होगा। लेकिन यहां अगर जोड़ हो रहा है और संधि नहीं है तो क्या होगा? जब जोड़ हो रहा हो संधि ना हो तो उसे कहते हैं संयोग। इत्तिफाक, इत्तिफाक कहते हैं ना। इत्तिफाकन अगर मैं मिल भी जाऊं कहीं। ये सुना है नहीं सुना है? सुना है? कह रहे सुना दो। ठीक। कुछ नहीं है, हमें खुद याद नहीं है। एक लाइन है कुछ इस तरह की, इत्तिफाकन मैं अगर तुम्हें मिल भी जाऊं कहीं, मुझको देख कर नजरें घुमा लीजिए, ऐसे करके कुछ है। तो वो इत्तिफाक है। जैसे इत्तिफाक से आपको कोई मिल जाता है ना रास्ते में, और एक ही बार में तुम्हें अच्छा लगने लगा, तो वो क्या था? इत्तिफाक था। इसी तरह अगर दो बड़ मिल रहे हैं और वहां विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। उसे आप संधि नहीं कहेंगे। और अगर दो बड़ मिल रहे हैं और विकार उत्पन्न हो रहा है
तो वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक, सबसे मेन चीज जो इसमें वो ये ध्यान रखना, डेफिनेशन जब भी ऑप्शन बना के देता है संधि है या संधि किसे कहते हैं, और ऑप्शन हो सकता है ए आपको यही दे कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल गलत है, शब्दों का तो मेल ही नहीं है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन संधि में भी दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, तभी संधि निर्माण होगी तीसरे शब्द से। ठीक, संधि है क्या? संधि दो शब्दों से मिलकर नए शब्द का निर्माण है, लेकिन जो नए शब्द का निर्माण हो रहा है तब तक नहीं होगा जब तक कि उनमें से किसी दो वर्णों में विकार ना हो। तो इसलिए हम संधि को शब्दों का मेल नहीं कह सकते। शब्दों का मेल किसे कहते हैं? समास को कहते हैं। अब विकार उत्पन्न होगा किसमें? वर्णों में। और जब भी विकार उत्पन्न होगा तो उसमें जो दो शब्द होंगे, दो शब्दों का मेल के तीसरे शब्द का निर्माण होगा, नहीं होगा तो वहां संयोग होगा। जैसे एक शब्द लिखा है चाय और बाला, दो शब्द हैं और इनसे तीसरा शब्द बनेगा चाय वाला। इसमें और इसमें कोई चेंज आया है? कोई चेंज नहीं आया है। कैसे नहीं आया है? अगर आपसे पूछा जाए इसमें बताओ वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 4। ऐसी तोड़ेंगे इसे, यही तोड़ेंगे ना। या को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? कितने वर्ण हो गए इसमें? 4। इसे तोड़ोगे तो वा कितने हो गए? अब इसे आप देखो, कितने हैं इसमें? कोई विकार उत्पन्न हुआ है? कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब ये क्या कहलाएगा? आपका संयोग। जब दो शब्द परस्पर मिले, जब दो वर्ण परस्पर मिले और उनमें मिलने से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो तो संधि ना कहला के क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। लेकिन हमेशा दो पद होते हैं, पहला जो पद होता है उसे कहते हैं पूर्व पद या फिर प्रथम पद, और दूसरा होता है उसे कहते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद। उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद या द्वितीय पद। तो ये तो उदाहरण हो गया किसका? संयोग का, जहां कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कोई शब्द आपको दे देगा, यूपीपी के एग्जाम में बहुत बार ऐसा आया है। वो कहेगा बताइए रामायण शब्द में, रामायण शब्द को तोड़ के दे देगा, पूछेगा वर्णों की संख्या कितनी है। तो जो तोड़ के देगा उसमें ये ध्यान रखना व्यंजन अलग करना होता है, स्वर अलग करना होता है, बस। उसके बाद आपको काउंट कर लेना है। एक संख्या नहीं पूछेगा तो क्रम पूछ लेता है। ठीक, इसमें से हो सकता है यहाँ बड़ा की जगह छोटा लिख दे, बड़ा की जगह छोटा लिख दे, छोटा की जगह बड़ा लिख दे, इस तरह से देता है ऑप्शन। तो वर्ण करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये किसकी बात होगी? ये होगी संयोग की बात। अगर संधि है तो किसका मेल होगा? वर्णों का, शब्दों का मेल तो होगा नहीं। ठीक, बहुत आसान शब्द जो रटा रटाया है वो पकड़ लो। जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, विद्या एक शब्द है, एक शब्द है आलय। विद्या का घर मतलब विद्यालय। ठीक, ये जो शब्द है विद्या और ये आलय, पहली बात तो संधि में दोनों शब्द सार्थक होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी शब्द सार्थक नहीं है, सार्थक का मतलब अर्थ नहीं है, अर्थहीन अगर है, तो संधि क्या होगी? गलत होगी। संधि का जब भी विच्छेद करो तो ये ध्यान रखना कि जो भी शब्द निकल के आएगा वो शब्द कैसे होंगे? सार्थक होंगे। अर्थहीन शब्द संधि मतलब संधि नहीं हो सकती अर्थहीन शब्द से। दूसरा यही ये भी समझ लो कि संधि का विपरीत जब भी आपसे पूछे तो क्या होता है? विग्रह होता है या विच्छेद भी होता है। अब आप कहोगे सर समास का विपरीत होता है विग्रह, तो समास विग्रह जो पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों के मन में दिमाग में ये आएगा कि सर समास का विपरीत विग्रह होता है, संधि का विपरीत विच्छेद होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि संधि का विपरीत क्या होता है और विच्छेद, उसने ऑप्शन ही नहीं दिया था। ठीक, आप चाहे तो देखें प्रैक्टिस सेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन समास का विपरीत कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। समास का विपरीत क्या होगा? हमेशा विग्रह ही होगा। और संधि का विपरीत दोनों में से कोई हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों दिए हैं फिर आप विच्छेद ही लगाओगे। ठीक है, तो संधि का विपरीत क्या हो जाएगा? विग्रह का मतलब ही तोड़ना होता है और विच्छेद का मतलब ही तोड़ना होता है। ठीक, लेकिन विच्छेद केवल वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है, विग्रह किसी के भी लिए हो सकता है। कुछ भी टूट रहा है उसे विग्रह कह सकते हो।
ठीक, राम जी ने धनुष तोड़ा, धनुष का क्या हो गया, विग्रह हो गया, लेकिन धनुष का विच्छेद हो गया ये नहीं कह सकते। संबंध विच्छेद तो आपने सुना होगा, संबंध खराब हो जाते हैं, संबंध विच्छेद हो गए। ठीक, तो दोनों का अर्थ है टूटना, विग्रह मतलब विच्छेद का। अब एक शब्द है विद्यालय, ये डेफिनेशन नहीं बता रहा कि वर्णों का मेल हो रहा है, शब्दों का मेल नहीं हो रहा है। अब हम इसकी बात को कैसे मान लें? ये जो पद ऐसे बताया था क्या कहेंगे, पूर्व पद, और ये वाला पद ऐसे क्या कहेंगे, उत्तर पद। अब डेफिनेशन क्या है संधि की? अगर आप बिल्कुल सटीक डेफिनेशन देखो, बिल्कुल सटीक, तो संधि की डेफिनेशन है कि किसी भी पद के या शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, संधि। दोबारा से सुन लो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या है, संधि है। अब देखो चेंज कहां होगा, इसे आप अगर ऐसे लिखो और धा को अगर आप तोड़ो तो धा पे हलंत आ जाएगी और क्या निकल के आएगा, बड़ा आ। इसमें अगर आपसे पूछा जाए पूर्व पद है ये, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ, अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा इसमें, बड़ा आ, और इधर अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आ। ठीक, क्योंकि ये पहले ही स्वतंत्र है, स्वर संधि है, जैसे व्यंजन होती तो कुछ और होता। अब ये कह रहा है ना तो इधर कोई चेंज होगा ना ही इधर कोई चेंज होगा, चेंज केवल दो ही वर्णों में होगा, पूर्व पद के अंतिम में और उत्तर पद के प्रथम में, यही दो मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे, आप पीछे वर्णमाला पढ़ के आए हो, हमेशा क्या बनेगा, आ को आप कैसे भी मिला दो हमेशा बड़ा आ, ई को आप कैसे भी मिला दो हमेशा बड़ी ई, और ऊ को आप कैसे भी मिला दो हमेशा बड़ा ऊ बनता है। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा आ। जैसे ही नया वर्ण लिखा जाएगा वो दोनों वर्ण वहां से हटाए जाएंगे। ठीक, इसमें से क्या बचा, विध, और इधर क्या बचा, लय। अगर इन्हें जोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, विध और आलय ऐसे। लेकिन कभी भी अगर व्यंजन अधूरा है तो स्वर बीच में नहीं आ सकता, स्वर बीच में तभी आ सकता है जब व्यंजन पूरा हो। ठीक, जब व्यंजन अधूरा है तो बीच में स्वर कभी नहीं आएगा, और स्वर जब नहीं आएगा तो आ की मात्रा किस पर आ जाएगी, धा पर, और ये क्या बन जाएगा, विद्यालय। आप देखो इसमें शुरुआत में कोई चेंज नहीं हुआ और इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो यहां हुआ ना बीच में कहीं हुआ, मतलब दो वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सार्थकता की, कि सार्थकता के कितने मायने होते हैं संधि को लेकर। अगर आप शब्द सार्थक नहीं लिखोगे तो संधि तो बन जाएगी, लेकिन संधि विच्छेद भी हो जाएगा, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो संधि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हाँ, ये अभी आपने जोड़ा था, इसका अर्थ क्या निकल के आया, विद्यालय। अगर आप इसकी जगह अलय लिख लो, ठीक, अब अगर इसे आप जोड़ोगे तो धा के बाद क्या आएगा, यहाँ आ, ये तो आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, अलय। इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। इन दोनों को जोड़ने से बड़ा बनता है, तो हम इसे हटा के यहां बड़ा आ लिख सकते हैं। आ की मात्रा इस पे आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, विद्यालय। आपने गलत शब्दों को जोड़ दिया, जो अलग लिखा हुआ है ये क्या है, अर्थ की दृष्टि से गलत है। ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले, ये अर्थ की दृष्टि से कैसा है, गलत है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो विद्या का तो अर्थ है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। एक शब्द सार्थक है, दूसरा कैसा है, निरर्थक है, और कभी भी संधि में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि आपने संधि बनाई तो सही बन गई। ठीक, अब दोनों शब्द आप निरर्थक ले लो, विद प्लस आलय, विद प्लस अलय, दोनों निरर्थक हैं। ठीक, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। इससे जब आप तोड़ोगे धा के बाद क्या निकल के आएगा, छोटा आ, और इधर अलग। ठीक, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक, बड़ा आ की मात्रा इस पर आ जाएगी, क्या बन जाएगा, विद्यालय। ये भी तो सही बन गया, लेकिन इसका विच्छेद कैसा है, इसका भी विच्छेद कैसा है। तो जब भी आप संधि का विच्छेद करें तो ये ध्यान रखना कि दोनों शब्द सार्थक होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर जिस दिन तुम ये पहचानना सीख गए कि सार्थक कैसे है, और दूसरा ये कि आप कैसे याद रख सकते हो कौन सा शब्द सार्थक है। बहुत सारे शब्द हैं और इतने सारे शब्दों में आप नहीं याद रख सकते कि कौन सा शब्द सार्थक है कौन सा निरर्थक है।
ठीक, कुछ भी आपको लिख के दे दी जो शब्द आपने सुना ही नहीं है। अब आपसे पूछे, बताइए इसका अर्थ क्या है? आप कह सकते हो निरर्थक या सार्थक है? नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया के सारे शब्द किसी को याद तो होते नहीं है कि हम देख के बता देंगे। मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो, सर बताइए ये वाला शब्द गलत है, सही, हमें खुद नहीं पता होगा, क्योंकि इतने सारे शब्द, हर शब्द किसी को नहीं पता होता कि कौन से का अर्थ क्या है। हमने इसमें लिख दिया मन का, अब थोड़ा बहुत ये सब शब्द पड़ा होता है, पता ही मन का सार्थक शब्द है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मनक जो है निरर्थक शब्द है। लेकिन आप कहोगे सर अभी तो बड़ी गारंटी के साथ कह रहे थे कि अलग निरर्थक है। ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बचपन से पढ़ा हुआ शब्द है। इसकी गारंटी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये शब्द हमने पढ़ा नहीं है, बस इतनी की बात की अंतर है इसमें। इसके कहने का मतलब ये कि आप ये याद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मुश्किल से 100 शब्द ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है और स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप नियम से ज्यादा शब्दों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नियम तो है स्वर संधि में, नियम फॉलो भी होंगे, काम भी करेंगे। और व्यंजन संधि में तो आप नियम लगा ही नहीं सकते, आप करेंगे तो नियम 15-20 नियम पढ़ लो व्यंजन संधि में, लेकिन व्यंजन संधि का कोई भी नियम आप याद रख के संधि नहीं बना सकते हो। 2-4 में अलग बात है जो कॉमन है बिल्कुल, क्योंकि व्यंजन संधि में मुश्किल से 50 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा वही रिपीट होते रहते हैं। तो आप नियम याद करने से बेहतर यह है कि आप उन शब्दों पर ज्यादा ध्यान दो कि कौन सा निरर्थक है कौन सा सार्थक है। ठीक, हाँ 1000 बहुत हंसी आ रही। अच्छा, दर्द हो रहा है हाथ में डंडे का। अब तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, उन्हें ये पता चल जाए कौन लड़का पिटा था, लेकिन सबको पता है प्रेम सिंह ही पिटे। क्यों? नाम नहीं ले सकते ना हम, ऐसे किसी का नाम लेना। ऐसे सार्वजनिक नाम लेना सही नहीं है कि मान लो प्रेम सिंह को हमने डंडे आया था खिलाफ, गांव में सुना देना। यहां तो कोई दिक्कत? अभी हमने ये पढ़ा था कि संधि में वही चेंज होगा जहां दोनों वर्ण मिल रहे होंगे, दूसरी जगह चेंज नहीं होगा। कुछ कंडीशन में क्या होता है दूसरी जगह भी चेंज हो जाता है, जैसे राम प्लस अयन, तो ये जो जोड़ते हैं तो क्या बनता है? रामायण। क्या बन जाता है? रामायण। चेंज यहां होना था, यहां चेंज हुआ, लेकिन इसके साथ साथ लास्ट में भी चेंज हो गए यहां पर, देखो। ठीक, तो ये जो संधि का विभिन्न प्रकार अन्य प्रकार होता है जिसे कह देते हैं हम गौड़ संधि। कौन सी संधि? गौड़ संधि। आपके सिलेबस में है नहीं, और जहां केवल ये चेंज हो रहा होता है उसे कहते हैं प्रधान संधि। तो अगर जहां मिल रहा है वही चेंज हो रहा है तो वो संधि कैसी है? और अगर अन्य किसी जगह पे चेंज हो रहा है तो वो संधि कैसी है? गौड़ संधि है। ठीक, ये आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए बता दिए कि कहीं भी आएगा जरूर ऐसा कोई शब्द आपके बीच में। वैसे इसमें प्रधान संधि गौड़ संधि दोनों है, क्योंकि यहां भी तो चेंज हो रहा है। तो कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे स्वर संधि में कि यहां भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस का है ही नहीं, ये गौड़ संधि है। गौड़ संधि हमेशा लास्ट में या अन्य वर्ण में भी चेंज हो जाता है, ठीक, वो शब्द की सार्थकता बनाने के लिए होता है ऐसा। जैसे मान लो इसे आप जोड़ोगे तो रामायण बनेगा, यही तो बनेगा रामायण, लेकिन रामायण शब्द सार्थक नहीं है। तो सार्थक बनाने के लिए कुछ वर्णों में लास्ट में क्या करना पड़ता है? लास्ट में प्रारंभ में चेंज करना पड़ता है। ठीक, ये आएगा ही नहीं, इसे दिमाग से निकाल दो, बस ये समझ लो जहां पीछे चेंज हो रहा है उसे गौड़ संधि कहते हैं। इसमें प्रधान व गौड़ दोनों है, क्योंकि दोनों जगह चेंज हो रहा है। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है कि पहला पद भी स्वर होना चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर। मतलब केवल किसका मेल होगा? स्वर का मेल स्वर से होगा, तभी स्वर संधि बनेगी।
व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर का मेल किससे हो सकता है, व्यंजन से। व्यंजन का मेल किससे हो सकता है, स्वर से। या व्यंजन का मेल किससे हो सकता है, व्यंजन से। कंपलसरी क्या है, एक जगह व्यंजन होना ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किससे होगा, स्वर से। विसर्ग का मेल किससे होगा, व्यंजन से। और स्वर का विसर्ग से, व्यंजन का विसर्ग से नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखना कि कभी भी ये क्वेश्चन भी आया हुआ व्यंजन प्लस विसर्ग और ना ही स्वर प्लस विसर्ग, ऐसा कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसके पीछे का कारण ये है कि जो आप ये वाली देख रहे हो इधर प्लस से इधर जो भी है वो प्रथम पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही तो होना चाहिए जो लिखा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ये देखो। लेकिन कभी भी अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा पद, उत्तर पद का पहला वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण यही तो होगा। उत्तर पद का पहला वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता, किसी भी पद का पहला वर्ण कभी विसर्ग नहीं हो सकता। और जब विसर्ग नहीं हो सकता तो कोई भी शब्द विसर्ग से जब शुरू नहीं होगा तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि ये भी तो शब्द अपने आप में सार्थक होता है, ये भी शब्द अपने आप में सार्थक होता है। अतः प्लस एव, अतः बन गया मान लो। ठीक, यहां पे विसर्ग जो दिया गया है वो पूरे पद का अंतिम वर्ण है, तो पूरे पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक, व्यंजन हो सकता है, व्यंजन जैसे अभी हमने पढ़ा था, कोई शब्द ले लो व्यंजन संधि का। कोई भी शब्द होता, व्यंजन संधि का कोई शब्द हो। दिगंबर जैसे मान लो, हाँ दिगंबर में तोड़ते दिक प्लस अंबर, तो ये अंत में क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, जैसे भी विद्यालय में देखा। लेकिन अब यहां जो उत्तर पद आया, ये कौन सा पद है, उत्तर पद। उत्तर पद में ये पूरा शब्द है अपने आप में एक सार्थक शब्द है एव, ठीक, सार्थक शब्द है। लेकिन कभी भी ये जो शब्द है इसकी शुरुआत कभी विसर्ग से नहीं हो सकती, कोई भी शब्द विसर्ग से शुरू नहीं हो सकता, और विसर्ग से शुरू नहीं हो सकता तो ये वाली कंडीशन बन ही नहीं सकती। ठीक, तो ये तीन प्रकार हो जाएंगे किसके, संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे पहले आपको कौन सी पढ़नी है, स्वर संधि पढ़नी है। एक मतलब सवाल है, ऑप्शन मतलब जैसे उदाहरण है चलिए दीप तो संधि दे रहे हैं, हाँ ऑप्शन में सभी स्वर संधि तीसरा दोनों, तो कौन सा लाभ? पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि इस तरह का क्वेश्चन बने। ये दो ऑप्शन सही हो गए। पहली बात तो जब वो उसका पार्ट भी पूछ रहा है कि दीर्घ है या कौन सी है, पहली बात तो ऑप्शन जब स्वर संधि की देगा तो स्वर संधि की पार्ट्स में ऑप्शन देगा, ये नहीं कि बताइए नहीं मुझे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि, ये ऑप्शन ही नहीं बनेगा। देखा था मैंने शायद यही मॉक टेस्ट में देखा था, उसमें तो मतलब स्वर संधि के ऑप्शन दिए थे, लेकिन सब उसमें 30 स्वर संधि नहीं, ऐसा तो हो सकता है दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इस तरह से बन सकता है ऑप्शन। स्वर संधि का मतलब वो था मतलब सवाल, लेकिन उसमें संधि जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया संधि बताओ कौन सी संधि है, मतलब संधि पहचानना है कौन सी संधि है। ऑप्शन ए उसने दे दिया व्यंजन संधि, ऑप्शन बी दे दिया उसने विसर्ग संधि बी, ऑप्शन सी उसने दे दिया दीर्घ स्वर संधि, और ऑप्शन डी दे दिया गुण स्वर संधि। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका मतलब उसमें स्वर संधि होगी तो स्वर में से फिर कौन सी होगी वो पूछ रहा है, या फिर व्यंजन विसर्ग होगी। लेकिन वो ये नहीं दे सकता कि दीर्घ स्वर संधि के बाद स्वर संधि, ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे करके लेने उसमें कोई वो वाली बात नहीं, हो सकता है मिसप्रिंट वगैरह हो। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाए, अगर मान लो क्वेश्चन बन भी जाए इस तरह का,
तो आप ये देखना कि जो शब्द दिया गया उसमें दीर्घ स्वर संधि है। अगर दीर्घ स्वर संधि तो आप ये वाला लगाओ, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर संधि नहीं है लेकिन स्वर तो है, दीर्घ स्वर संधि है मान लो, तो फिर कौन सा लगाओगे? ये वाला। और जब स्वर संधि हो ही नहीं फिर या तो व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। देखो संधि में जो मेन चीज है स्वर संधि की अगर बात करें तो वह है तोड़ना। जब आप तोड़ना सीख गए तो जोड़ना अपने आप सीख जाओगे। बस तुम संधि को तोड़ना सीख लेना। तोड़ना जब सीख जाओगे तो वर्णों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा फोकस रखना, ध्यान से समझना इसे। सबसे पहले तो स्वर संधि में मेल किसका हो रहा है? केवल स्वरों का मेल हो रहा है, व्यंजन का मेल ना ही विसर्ग का मेल होगा ना व्यंजन का मेल होगा। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कंडीशन है दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, ठीक। पीछे हम वर्णमाला पढ़ के आए हैं, क्या आ ई उ यही तो पढ़ा है। छूट तो नहीं है कोई सा? संख्या कितनी है इसकी? 11। कितनी संख्या है? 11। अब संधि में होगा क्या? प्रत्येक जो वर्ण है जैसे ये स्वयं से मेल करेगा और बाकी अन्य सभी से मेल करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, सबसे करेगा। और ये अकेला यही नहीं करेगा, जितने भी वर्ण हैं एक तो अपने साथ मेल करेगा और अपने साथ मेल करने के बाद अन्य के साथ मेल करेगा। रीजनिंग में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा हाथ मिलाने वाला, पढ़ा है? एक पार्टी में 10 लोग आए थे, ठीक, ऐसे करके उसके फार्मूला होता है निकालने का। यहाँ पर फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि ये हिंदी है, लेकिन थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज को लेके कि हिंदी में अगर सॉरी रीजनिंग में आपने अगर इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ठीक। सेम उसी तरह से कि आ अपने साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अन्य है उनके साथ भी मेल करेगा, ठीक। और अन्य के साथ जब मेल करेगा तो 11 स्वर है, 11 स्वर का मेल कितनी बार होगा? 11 बार। और 11 मतलब कितना? अगर आप स्वर संधि का केवल एक एक शब्द लिखोगे तो 121 शब्द बनेंगे, एक एक करोगे तो, ठीक। तो कुल मिला के कितने शब्द बन जाएंगे? 121। अब आपको पता है आ का मेल जब भी आ से होगा क्या बनेगा? बड़ा आ। ये सब अभी आप बता दो अगर आपने वर्णमाला सही से पढ़ी है तो। आ का मेल जब भी बड़ा आ के साथ होगा क्या बनेगा? बड़ा आ। आ का मेल ई के साथ होगा ए। आ का मेल बड़ी ई के साथ होगा ए। इसका मतलब आपने सही से नहीं पढ़ी वर्णमाला, तब भी क्या बनेगा? और बता दिया था आई बनाने के लिए कंपलसरी एक बार ए होना चाहिए। जब तक ए नहीं होगा तब तक आप आई नहीं बना सकते। इसी तरह आ का मेल अगर ऊ से हो रहा है तो क्या बनेगा? ओ। आ का मेल अगर किससे हो रहा है? बड़ा ऊ से, तो भी क्या बनेगा? ओ। आओ नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि ओ आओ बनाने के लिए एक बार ओ होना जरूरी है। आ का मेल जब भी ऋण से होगा क्या बनेगा? अर। आ का मेल ऋण से होगा क्या बनेगा? आ का मेल जब भी ए से होगा अब क्या बनेगा? आए। ये है ए बनने की कंडीशन। आ का मेल जब भी आई से होगा आए। अब इससे बड़ा कुछ बन ही नहीं सकता, वो बड़ा वाला नहीं है, हर जगह लगेगा। आ का मेल जब भी ओ से होगा आओ, और आ का मेल जब भी औ से होगा तब भी क्या बनेगा? आओ। अब इसमें से अलग अलग संधि निकल के आएगी, ये एक संधि का उदाहरण नहीं है, ये बस बता दिया आपको कि इस तरह से एक वर्ण का मेल सबके साथ होगा। आप देखो कितने हो गए? ये 11 होंगे, 11 मेल किससे हो रहा है? 10 से और एक स्वयं से, तो कितने बनेंगे? 11 कुल मिला के 121 बन जाएंगे। अब पहली बार में क्या होगा? स्वर संधि में, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। वो 5 प्रकार इधर लिख दे रहे हैं।
सबसे पहले कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, इयण और अयादि। ये 5 प्रकार है किसके? स्वर संधि की बात नहीं करो पीछे। ये 5 प्रकार है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, इयण और अयादि। क्रम होता है, वैसे कोई क्रम नहीं, क्रम इस हिसाब से जिस हिसाब से मेल हो रहा है। आपसे ऐसे कभी नहीं पूछेगा पहली स्वर संधि कौन सी, दूसरी स्वर संधि, ऐसा कोई क्रम नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम मेल करना शुरू करेंगे, यहां से शुरू होकर यहां तक जाएंगे, इस हिसाब से क्रम यही है। ठीक, वैसे कोई क्रम नहीं कि आप पहले नंबर पे दीर्घ लिख रहे हो, गुण लिख रहे हो, ऐसा कोई क्रम नहीं है। लेकिन एक क्रम यह है कि जैसा किताबों में दिया गया है, जैसा कि पढ़ते हैं, तो वो क्रम यही है। अगर आपको यह है कि आपको पूछ रहा है कि बताइए स्वर संधि कौन सी होती है 5, आप यहां से स्टार्ट करके इधर को बता दो, कोई दिक्कत नहीं, वो ये नहीं कहेगा आपने गलत बता दिए। लेकिन यहां से स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के हिसाब से, तो लास्ट तक जाते हैं अयादि स्वर संधि। पहली कंडीशन क्या है? आ का मेल होगा आपस में इन दोनों का। इन दोनों को आप कैसे भी मिला दो, आप भली भांति परिचित, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा आ। इन दोनों को आप कैसे भी मिला दो, हमेशा क्या बनेगा? बड़ी ई। इन दोनों को कैसे भी मिला दो, हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या आपको नहीं दिख रहा है ये तीनों दीर्घ स्वर है? ये तीनों स्वर कैसे हैं? दीर्घ स्वर है। और यही किसका डेफिनेशन, यही किसका वो हो जाएगा उदाहरण? दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? आ का मेल सजातीय से। दीर्घ की डेफिनेशन यही थी कि सजातीय का सजातीय से ही होगा। या आ का मेल छोटा आ से, बड़ा आ का मेल छोटा आ से, या बड़ा आ का मेल बड़ा आ से। इसी तरह से तो मिल सकते हैं आपस में। हर एक कंडीशन में क्या बनेगा? बड़ा आ। दूसरा, इन्हें आप मिलाओगे तो या तो ई को बड़ा ई से मिलाओगे, या छोटा ई को छोटा ई से मिलाओगे, बड़ा ई को छोटा ई से, या बड़ा ई को बड़ी से। प्रत्येक कंडीशन में क्या बनेगा? बड़ी ई। ठीक, इसी तरह ऊ का मेल होगा तो ऊ को या तो छोटा ऊ से मिलाओ, छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाओ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाओ, या बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाओ। प्रत्येक कंडीशन में क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। क्या बनेगा प्रत्येक कंडीशन में? बड़ा ऊ। ये जो बनने वाले तीनों स्वर हैं ये दीर्घ हैं, इसलिए संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, तो एक प्रकार तो ये हो जाएगा। अब इसका मेल आपस में हुआ है, इसका मेल आपस में हुआ है, इसका मेल आपस में हुआ है। फिर हम यहां से शुरू करेंगे, इसका मेल इसके साथ, इसका मेल इसके साथ, इसका मेल इसके साथ। ठीक, जब भी इसका मेल इसके साथ कैसे भी हो जाए ही बनेगा। इस पूरे गोले को इस गोले से जैसे भी मिलाओगे हमेशा क्या बनेगा? इस गोले को इस गोले से मिलाओगे हमेशा क्या बनेगा? उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और इस गोले को इस गोले से मिलाओगे हमेशा आर बनेगा। क्या बनेगा? आर। और ये दूसरी संधि का प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका? गुण स्वर संधि। ठीक, फिर इसका सबसे हो गया यहां तक, नहीं अभी बचा है। अब इसका कराना पड़ेगा। अब इसका मेल जब भी होगा तो ये अलग अलग ना करके एक ही साथ में हो जाएगा। ई या बड़ा ई का मेल जब भी अन्य स्वर के साथ होगा तो ई अथवा बड़ा ई के स्थान पे आ जाता है वा, और अन्य स्वर की आ जाती है मात्रा। और जब भी होगा तो कौन सी बन जाएगी? इयण स्वर संधि। नहीं, अभी एक बचा हुआ है दीर्घ वाला। अच्छा, दीर्घ गुण वृद्धि वाला बचा है। अब इस आ का मेल जब भी ए के साथ हो गया आई के साथ, पहले इसी का होगा। आ का मेल जब भी इनके साथ होगा आई बनेगा, आ का मेल इनके साथ होगा औ बनेगा। मतलब जो गुण में एक मात्रा वाले आ रहे थे उनकी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, उसी को कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। फिर ई का होगा ऊ का होगा अन्य के साथ। ठीक, और ई ऊ का जब भी होगा तो या बनेगा, या के बाद फिर ओआ बनेगा। ठीक, तो ये कल डिस्कस करेंगे शुरुआत से लेके कहां से? दीर्घ स्वर संधि से। आ और ई का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए। ठीक, इनके कहने का मतलब ये स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है या दीर्घ संधि स्वर है? ये आप जो पूछ रहे हो, ए जो बना है ये दीर्घ, हम ये पूछ रहे हैं ए जो है लिखा हुआ ये दीर्घ स्वर है या दीर्घ स्वर दीर्घ संधि स्वर है? दोनों अलग अलग हैं। ये दीर्घ स्वर है या दीर्घ संधि स्वर है, ये बताओ। ये संधि स्वर है।
आप वर्णमाला पढ़ोगे सही से, ये संधि स्वर है। और संधि स्वर में कैसा है, दीर्घ स्वर तो है, अगर संधि के हिसाब से देखो संयुक्त संधि स्वर है। ये कैसा है, संयुक्त संधि स्वर है। और दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि में केवल दीर्घ संधि स्वर आते हैं। दीर्घ संधि स्वर केवल 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। बाकी जो बनते हैं ए, आए, आओ, ये संधि स्वर तो है लेकिन संयुक्त संधि स्वर है। ये तीनों संधि स्वर तो हैं लेकिन दीर्घ संधि स्वर हैं। तो संधि स्वर में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक तो दीर्घ संधि स्वर, एक संयुक्त संधि स्वर। सबको इनको मिला लोगे, इन तीनों को, इनको, तो फिर आप कह दोगे ये दीर्घ स्वर है। ठीक, यहीं तक।